ओके, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स, लेकिन उससे पहले हम बहुत सारी चीजें और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम फोर मोमेंटम को लिखते हैं। फोर मोमेंटम को हमने लिखा था ये पी म्यू करके, और इसको हम अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे P0, P1, P2 एंड P3। ठीक है, जिसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं E/C। E क्या होती है? टोटल एनर्जी। और P1 को लिख सकते हैं Px, और P2 को लिख सकते हैं Py, एंड P3 को लिख सकते हैं Pz। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E/C एंड वेक्टर P। ये भी एक तरीका है लिखने का। एंड जो कॉन्ट्रा वेरिएंट P म्यू है उसको ऐसे लिखेंगे P0, P1, P2 एंड P3। तो सीधी सी बात है, P0 को हमने लिखा था E/C, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, डजेंट मैटर। और P1 को हमने क्या लिखा? P1 को लिखा Px, लेकिन ये नीचे है तो यहाँ पे माइनस Px हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस Py, और इसी तरह से हो जाएगा माइनस Pz। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E/C एंड माइनस ऑफ वेक्टर P। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास फोर मोमेंटम को लिखने के। इसको क्या बोलते हैं? फोर मोमेंटम। तो आपने देखा फोर मोमेंटम में एनर्जी भी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ जो है जो मोमेंटम जिसको हम थ्री मोमेंटम बोलते हैं, जो डेली लाइफ में आप स्टडी करते हैं, वो भी मौजूद है। दोनों चीजें यहाँ पे मौजूद है एक ही सिंगल फार्मूले में। और हमने ये भी देखा था पिछली बार कि जो इनका डॉट प्रोडक्ट होता है पी म्यू और पी म्यू का, जिसको हम पी स्क्वायर भी लिखते हैं। पेन से इतना अच्छा बन नहीं रहा। तो ये कितना होता है? हाँ, ओके। सो दिस इज हाउ मच, दिस इज पी म्यू एंड पी म्यू। दिस, इसको हम कितना लिखे थे पिछली बार? देखे थे एम स्क्वायर एंड C टू पावर 2, एम स्क्वायर C स्क्वायर। एम क्या है? एम इज रेस्ट मास। आपको फर्स्ट ईयर में सिखाया गया होगा एम नॉट लिखने का। चलो कोई बात नहीं, लिखते थे, अब नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि बार बार कौन एम नॉट लिखे। चलेगा? हाँ, होल्ड ऑन बच्चों, एक मिनट। तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर C स्क्वायर हो गया, राइट? ये हमने देख लिया था। आज हम आपको बताएंगे स्केलर फोर प्रोडक्ट। तो हम बात करने जा रहे हैं स्केलर फोर प्रोडक्ट की। तो स्केलर
फोर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है कि आपने 3 प्रोडक्ट पढ़ा होगा ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि ए एक्स बी एक्स और ए वाई एंड बी वाई एंड ए जेड एंड। नए नोटेशन में क्या लिख सकते हैं इसको, नए नोटेशन में लिखेंगे ए वन बी वन, ए टू बी टू और ए थ्री बी थ्री, नए नोटेशन में। ओके, और इसको आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में क्या लिखेंगे, ए आई बी आई, जहां पे आई किस कहां से कहां तक रन करता है, 1 2 3, ये 3 वैल्यू लेता है। तो ए डॉट बी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में ए डॉट बी को ए आई बी आई लिख सकते हैं। तो अगर हम 4 डायमेंशन में जाते हैं, जहां पे मतलब मिंकाउस्कियन डायमेंशन है, वहां के लिए हम क्या लिखेंगे, ये ऐसे नहीं आता है फार्मूला। ये फार्मूला जो है, इसके पीछे एक छोटी सी मैथमेटिकल ट्रिक है, उससे आता है फार्मूला। तो पहले मैं आपको मैथमेटिकल ट्रिक बता देता हूँ, जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी। चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़िए, चाहे हायर मैथमेटिक्स पढ़िए, चाहे फिजिक्स पढ़िए, चाहे हायर फिजिक्स पढ़िए, स्ट्रिंग थ्योरी पढ़िए, क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़िए, ग्रेविटी पढ़िए, जो मन में आए सो पढ़िए, लेकिन इसके बिना आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये आता है डेफिनेशन ऑफ वेक्टर से। किससे आता है, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर अभी आपने पिछली बार पढ़ा था, जब हमने बताया था एक सिंपल सा फार्मूला कि, या सिंपल सी पहचान कि वेक्टर में क्या होता है, जितने डायमेंशन होते हैं उतने ही कंपोनेंट होते हैं। याद है सबको? हम्म, यस। ठीक है। तो अब हम जो है वेक्टर को लिखना सिखाएंगे आपको। इफ ए इज ए वेक्टर इन जनरल इन एन डायमेंशन, कितना है, एन डायमेंशन स्पेस में। एन डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, एन डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एन डायमेंशन आपका 3 हो या 2 हो या 4 हो, जरूरी नहीं। एन मतलब इन जनरल कुछ भी हो सकता है। तो आप ए को लिखेंगे ए आई एंड ई आई। क्या लिखेंगे, ए आई और ई आई। इसको क्या बोलते हैं, ए आई को इसको बोलते हैं कंपोनेंट। क्या नाम है इसका, कंपोनेंट। और ये क्या है आपका, बेसिस वेक्टर। ठीक है, ई आई क्या है, बेसिस वेक्टर, और ए आई क्या है, कंपोनेंट। अब इसका एग्जांपल क्या है, 3 डायमेंशन में। इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में कैसा दिखाई देता है, 3 डायमेंशन में हम हमेशा क्या करते हैं, वेक्टर के ऊपर एक एरो का साइन बनाते हैं 3 डायमेंशन में। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि वेक्टर के ऊपर 3 डायमेंशन में हम हमेशा एक एरो का साइन बनाते हैं। तो एरो का साइन बनाने के बाद क्या होता है कि हम जो है इसको लिखते हैं इस तरह से, ए एक्स और आई लिखते हैं, ये ओल्ड नोटेशन है, और ए वाई एंड जे लिखते हैं, और ए जेड एंड के लिखते हैं। आप सबको याद है ये सब? यस सर। वेरी गुड। तो इसको हम थोड़ा सा और सिंपल बनाएंगे। अब हम ए एक्स को और आई को क्या लिख देते हैं, एक्स कैप लिख सकते हैं, कि ये एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। और ए वाई को हम क्या लिख सकते हैं, वाई डायरेक्शन में वाई कैप लिख सकते हैं। और ए जेड में ए जेड कैप लिख सकते हैं। अब देखो, एक्स एक्स कैप, ए वाई वाई कैप, ए जेड, तो कुछ थोड़ा सा मतलब पैटर्न सा हमको। फिजिक्स क्या है, पैटर्न को अपडेट करना, पैटर्न ढूंढना और उसको एक्सप्लेन करना, यही फिजिक्स। इसके अलावा कुछ है नहीं फिजिक्स में, पर इसी में सब कुछ है। बहुत ही ट्रिकी है, पैटर्न ढूंढना और उसको एक्सप्लेन करना। तो हमको एक पैटर्न मिल गया, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, कहां तक चला, 3 तक चला। स्टार्ट हुआ एक्स से, खत्म हुआ जेड पे। वेरी गुड। अब नए नोटेशन में आ जाओ। हम एक्स के लिए क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1। और एक्स कैप के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। और ए वाई को हम क्या लिखते हैं, A2 लिखते हैं। और वाई कैप के लिए E2 लिख देंगे। ठीक। और इसी तरह से ए जेड के लिए क्या लिखते हैं हम, A3 लिखते हैं। और जेड के लिए क्या लिख देंगे, E3 लिख देंगे।
अब इसके ऊपर हमने कैप नहीं लगाया क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि ये बेसिस वेक्टर है, तो हमको कैप लगाने की जरूरत नहीं है। ये जनरल मैथमेटिकल फार्मुलेशन बता रहा हूं जो आगे आपके काम आएगा। तो एक चीज आपको बताएं कि जब तक जो है, अच्छा हाँ सॉरी, ये ऊपर होगा ना, ये ऊपर होगा सारा, क्योंकि नीचे वाले के लिए माइनस हमने रखा है A2 और A3। तो अब देखो ये कैसा दिख रहा है, ये एक पैटर्न और अच्छा दिख रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं AI EI। तो 3 डायमेंशन में वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, AI EI। बैक में जाओ, वही फार्मूला है, बस 3 डायमेंशन कर दिया। ओके, 3 डायमेंशन कर दिया। तो n डायमेंशन के लिए हमने यहाँ पे कोई साइन लिखा था ऊपर इसके वेक्टर या कुछ ऐसे लगाया था, एरो नहीं लगाया था। तो इन जनरल हम नहीं लगाएंगे, इन जनरल हम नहीं लगाएंगे। जहां 3 डायमेंशन आएगा वहां पे लगाएंगे स्पेसिफिकली, क्योंकि वो उसकी हम लोग आदती पड़ गए, हमारी आदत पड़ गई है, हम यूज करते आ रहे हैं, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे नहीं, पर लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम जो है 4 वेक्टर के लिए देखें, 4 डायमेंशन में, तो 4 डायमेंशन यहाँ पे कौन सा है, इसको बोलते हैं 1+3 डायमेंशन। अब इसको अलग क्यों नहीं बोल रहे हम, 4 क्यों नहीं बोल रहे, 1+3 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जहां पे एक डायमेंशन है 1 डायमेंशन, ये जो 3 डायमेंशन है बाकी उनसे अलग है, तो इसको बोलते हैं 1+3 डायमेंशन। वहां जहां पे एक का नेचर और बाकी 3 के नेचर से अलग है, ये 3 एक साथ रहते हैं, इनका ग्रुप अलग है, इसका ग्रुप अलग है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं 1+3। इसको 4 डायमेंशन नहीं बोलेंगे डायरेक्टली, क्या बोलेंगे, 1+3 डायमेंशन, क्योंकि 1 जो है यहाँ पे टाइम को डिनोट करता है, और टाइम का नेचर स्पेस से अलग है। जैसे मैं आपको बताऊं, स्पेस मान लीजिए ये आपका एक कोई पॉइंट है, तो और यहाँ से हम यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, मतलब बाएं जा सकते हैं, दाएं जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं। ये क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन हो गया स्पेस में। लेकिन जब टाइम की बात आती है तो टाइम में हम आगे ही आगे जाते हैं, कभी पीछे नहीं जा सकते हैं। लौट करके हम अपने मौसी के शादी में नहीं जा सकते हैं, या मम्मी की शादी में नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम पैदा ही नहीं हुए थे। हम पैदा नहीं हुए थे तो हम बैक में नहीं जा सकते हैं। तो हमारे लिए क्या है, एक ही डायरेक्शन जो है फ्यूचर की ओर बढ़ना, राइट। इसलिए टाइम का जो नेचर है वो स्पेस के नेचर से थोड़ा सा अलग है। टाइम क्या है, यूनी डायरेक्शनल है, और स्पेस क्या है, ये बाई डायरेक्शनल है। ये दाएं चलता है, बाएं भी चलता है, आगे भी चलता है, पीछे भी चलता है। स्पेस में आप एक कदम आगे जा सकते हो, और आपका मन नहीं हुआ तो एक कदम आप पीछे चल सकते हो। लेकिन टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ोगे। टाइम ओनली प्रोसीड्स, टाइम डज नॉट रिसेट्स। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? Yes, sir. ओके। तो 4 डायमेंशन के लिए मतलब 1+3 डायमेंशन के लिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे ए म्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉरी ए पहले ए लिख देते हैं। तो ए क्या हो जाएगा, ए म्यू हो जाएगा। और टाइम यहाँ का भी पे हम कंसेप्ट आता इसके है ना। लिए, क्या हुआ, हाँ बोलो। हेलो सर, यहाँ पे हाँ इमेजिनरी टाइम का हाँ भी बोलो, कंसेप्ट आता है क्या ना। करें। तो सब सीखोगे, ठीक है। इमेजिनरी टाइम और आइलर टाइम ये सब जो है, ये वेल विग्नर टाइम सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान दो ना, क्योंकि अगर आप घाला मिला करेंगे तो ये भी क्लियर नहीं होगा, वो भी क्लियर नहीं होगा। अभी आपको टुकड़े टुकड़े में चीजें याद हैं, लेकिन मैं आपको सिस्टमेटिकली ले चल रहा हूँ। तो मैं नेविगेटर हूँ आपका, कप्तान हूँ आपकी नाव का, तो थोड़ा सा भरोसा रखिए हमारे ऊपर। आप बीच में बताएंगे कि इधर जाना है उधर जाना है, तो फिर क्या होगी, नैया डूब जाएगी। इसलिए बच्चों थोड़ा सा जो है आप लोग पेशेंस रखिए। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, जितनी डिटेलिंग हो सकती है उतनी डिटेलिंग बताऊंगा। कोई चीज आपसे बचेगी नहीं। मतलब ये कोर्स करने के बाद आपको, अगर आपने ठीक से कोर्स किया है, तो मैं आपको इतना क्लेम कर सकता हूँ कि आपको और कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिलहाल हम लोग फिर से आते हैं जहां पे हमने छोड़ा था इसको। तो 4 डायमेंशन मतलब जिसको हम कहते हैं 1+3 डायमेंशन में, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम्यू एंड इम्यू लिखेंगे। एम्यू क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट है। ये इसका नाम क्या है भाई, कंपोनेंट, जैसे कि भी हमने पहले भी बताया था।
केकरे संग है, केकरे संग है। और ये जो है आपका क्या हो गया, ये बेसिस हो गया। इसका नाम क्या है, बेसिस। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे A0 E0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 2 3 था, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका स्पेशल नेचर है। यहाँ पे 1 डायमेंशन भी है, जो टाइम है उसको हम 0 से डिनोट करते हैं। पुराने जमाने वाले 4 लिखते थे, पुराने जमाने वाले स्टार्टिंग में 4 लिखते थे, अभी हम लोग इसको 0 लिखते हैं। और A1 E1 हो जाएगा, और A2 E2 हो जाएगा, और A3 एंड E3 हो जाएगा। क्लियर, ये क्या हो गया, ए हो गया। इसी तरह अगर हम मान लो कोई लिख दें बी, कोई नया वेक्टर लिख दे, कोई नया वेक्टर भी लिख दे, तो मुझे कोई बताएगा कि मैं इसको कैसे एक्सपेंड करूं। क्या मुझे कोई एक्सप्लेन को, हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो, हेलो, आपकी आवाज आ मेरी रही आवाज, है। हाँ बोलिए। मैं इसको कैसे लिखूं बी को, कोई मुझे सजेस्ट करो। सर B0 E0 प्लस B1 E1 प्लस B2 E2 प्लस B3 E3। बस वैसे ही जैसे इसको किया था, ए वाले को किया था, बस वहां के बी कर दो, B2 E2 एंड B3 एंड E3। इतना क्लियर हो गया। तो जब वेक्टर डिफाइन हो गया, तो हमारा अगला काम होता है उसके प्रोडक्ट डिफाइन करना। क्या डिफाइन करना, प्रोडक्ट। तो एक चीज आपको और बता दें, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट। क्या नाम है इसका, कॉन्ट्रावेरिएंट। क्योंकि हमने देखा था जब म्यू ऊपर होता है तो कॉन्ट्रावेरिएंट होता है। और मैथमेटिक्स में इसका एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट वेक्टर। ओके, मैथमेटिक्स में इसका नाम है टेंजेंट वेक्टर, और फिजिक्स वाले क्या बोलते हैं, इसको कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर बोलते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, चाहे टेंजेंट बोलो चाहे कॉन्ट्रावेरिएंट बोलो, बात एक ही है। और कॉन्ट्रावेरिएंट में कंपोनेंट का क्या होता है। हाँ पापा, पापा हम पढ़ाओ से बात मत करो, उनका मम्मी उनसे बात कर रही है। होल्ड ऑन बच्चों। ओके, अब इसका जो है एक डुअल भी होता है। क्या होता है, हर वेक्टर का एक डुअल होता है। डुअल समझते हो, जैसे आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आई वाई जो है, अगर एक वेक्टर है तो इसका एक डुअल भी होगा। वो क्या होगा, x माइनस आई वाई। और इनका जो इनर प्रोडक्ट होगा x प्लस आई वाई का, और x माइनस आई वाई के साथ, ये क्या होगा, एक नंबर होगा। क्या होगा, नंबर। ऐसे डिफाइन करते हैं। इसी तरह से ये अगर आपका कॉन्ट्रावेरिएंट है तो इसका एक डुअल भी होगा, उसको बोलते हैं कोवेरिएंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, कोवेरिएंट वेक्टर। तो चलो इसको भी हम देख लेते हैं, कोवेरिएंट वेक्टर को। तो कोवेरिएंट वेक्टर, और इसका क्या नाम है, एक नाम कोटेंजेंट वेक्टर नाम भी बोलते हैं। कोटेंजेंट मतलब कॉट वेक्टर। जो आप पढ़ते हैं ना, टेन वेक्टर, कॉट वेक्टर, जैसे कॉट वेक्टर। तो इसको लिखते हैं A1, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, वहां पे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे लिखेंगे A1, और इसको यहाँ पे
लिखते हैं ए म्यू और थीटा म्यू। क्या लिखते हैं यहाँ पे? थीटा म्यू। इज इट क्लियर? वहां पे हमने क्या लिखा था? वहां पे हमने लिखा था ई म्यू लिखा था। ये देखो ए म्यू ई म्यू, ए में यहाँ पे ए के ऊपर म्यू ऊपर है और यहाँ पे म्यू नीचे है, लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा है, यहाँ पे म्यू नीचे है और ये क्या है? थीटा के ऊपर म्यू ऊपर है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हो गया आपका कंपोनेंट और इसका नाम क्या हो गया? थीटा म्यू का ये हो गया आपका बेसिस वेक्टर। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, A1 क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा A0 थीटा 0, A1 थीटा 1, A2 थीटा 2 एंड A3 थीटा 3। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? ठीक है, ये हमारे पास लिखने का तरीका होता है। इसको याद रखो ना, इसको याद आप रखना, क्योंकि अभी आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे थीटा 0 थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ये क्या है? बेसिस वेक्टर्स हैं। किसके लिए? कोटेंजेंट वेक्टर्स के लिए। ओके, बेसिस फॉर कोटेंजेंट वेक्टर्स है। ओके बा, अब हम जो है आते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो आपने पढ़ा होगा, जैसे कि हमको फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहिए। आपने पढ़ा था ए डॉट बी 3 डायमेंशन में, तो ए आई बी आई, ये आपने याद करिए, पढ़ा था, अभी हमने देखा था। ए पीछे चलो, यहाँ पे ये देखो लिखा है ना, ए डॉट बी इक्वल टू ए आई बी आई। यहाँ पे कोई आपको बेसिस वेक्टर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। बेसिस वेक्टर का क्या हुआ? बेसिस वेक्टर गायब हो गया। हाँ, गायब हो गया। बताता हूँ कैसे गायब हुआ। तो ए डॉट बी को हमने क्या लिखा? ए आई बी आई, पर हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हम क्या करेंगे? हम पता करेंगे कि इसका बेसिस वेक्टर कहाँ गायब हुआ। तो लेट अस वर्क ऑन दैट। तो रिकॉल, ए कितना होता है आपका? ए कितना होता है? ए होता है ए आई और ई आई, ठीक। और बी क्या होगा? इसी तरह से बी होगा ए जे एंड ई जे। अब आप कहेंगे हमने इसको जे क्यों लिया? क्योंकि नियम है, ये रूल है कि नो मोर देन 2 वेक्टर्स, नो मोर देन 2 इंडिसेज। दो से ऊपर इंडेक्स नहीं लेना है, याद रख लो, 2 से ऊपर इंडेक्स नहीं लिखना है। अगर जे लिखोगे तो एक बार और जे लिख सकते हो, इसके बाद नहीं लिखोगे। ये क्या है? डमी है। क्या है? डमी इंडिसेज है। तो ए डॉट बी को हम क्या लिखेंगे? ए डॉट बी को लिखेंगे ए आई एंड ई आई, और इधर लगाया हमने डॉट, और ये क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे बी लिखेंगे, और ये हो गया बीजे एंड ई जे हो गया। ओके, और ये जो कंपोनेंट होता है, दिस इज जस्ट नंबर। कंपोनेंट्स आर जस्ट नंबर्स। तो नंबर्स के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, उनको हम कहीं भी दाएं बाएं कर सकते हैं। और ये हो गया ए जे बीजे, ए आई बीजे हो गया। और इधर क्या बचा? ये जो वेक्टर है, इसका काम थोड़ा सा ट्रिकी है। तो हमें क्या मिल गया? ई आई डॉट ई जे मिल गया। ये जो क्वांटिटी है, ये ई आई डॉट ई जे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि आगे हम जो है इसी को डिस्कस करेंगे। ये जितनी फिजिक्स अब आप पढ़ोगे सब में ये आएगा, और उसका ओरिजिन आपको कोई नहीं बताएगा, सब बताएंगे ऐसे होता है, लेकिन क्यों होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। इसका नाम है डेल्टा आई जे। क्या नाम है इसका? डेल्टा आई जे। थोड़ा सुंदर से बना देते हैं, आई जे। क्या नाम है इसका? डेल्टा। और इस डेल्टा आई जी को एक नाम दिया गया, इसका नाम है
क्या नाम है इसका? क्रोनेकर। क्रोनेकर का डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? क्रोनेकर डेल्टा। डेल्टा बना लोगे ना, एस बना करके ऐसे मोड़ दो तो ये हो गया क्या? डेल्टा। इसी तरह से आएगा एक डिराक डेल्टा फंक्शन जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल क्रोनेकर डेल्टा पे हम फोकस करते हैं। तो क्रोनेकर डेल्टा आपको कैसे डिफाइन करेंगे ये बताते हैं हम। तो पहले हम चलते हैं कहाँ से? 3 डायमेंशन में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन मतलब हमारा यूजुअल वेक्टर 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में तो 3 डायमेंशन में क्या होगा? डेल्टा आई जे होगा। तो इसको जो है हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे एक मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म लिखना आपको बताया था उस दिन हमने जब टेंसर पढ़ा रहे थे। तो उसमें ये क्या है? 3 डायमेंशन में है तो ये हो जाएगा डेल्टा 1 1, डेल्टा 1 2, डेल्टा 1 3, डेल्टा 2 1, डेल्टा 2 2, डेल्टा 2 3, डेल्टा 3 1, डेल्टा 3 2, डेल्टा 3 3। ओके गाइस, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 3 डायमेंशन में तो 3 इंटू 3 कितना होगा? हमने बताया था जितना डायमेंशन होगा, जितना डायमेंशन होगा और जितने इंडिसेज। तो डायमेंशन कितना है? 3 है और इंडिसेज कितने हैं? 2 हैं। तो 3 टू पावर 2 मतलब 9 कंपोनेंट होगा। अगर जो है डायमेंशन 4 होता और इंडिसेज 3 होते तो कितना होता? 4 टू पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाता? 64 कंपोनेंट हो जाते हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 9 कंपोनेंट है। ओके ओके, चलो हम एक काम करते हैं, पहले एक को देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। डेल्टा 1 1 का मतलब क्या हो गया? E1 डॉट E1। रूल देखो क्या लिखा है हमने? डेल्टा आई जे इक्वल टू ई आई, यहां लिख देते हैं ई आई ई जे इक्वल टू डेल्टा आई जे। तो अगर आई को हम 1 कर दें, जे को 1 कर दें तो क्या हो जाएगा? डेल्टा 1 1 हो जाएगा। तो डेल्टा 1 1 का मतलब हुआ E1 डॉट E1। अच्छा, आपको याद होगा कि E1 को हमने क्या लिखा था पुराने नोटेशन में? पुराना नोटेशन कहाँ गया भाई? पुराना नोटेशन ये लिखो, पुराना नोटेशन ये हाँ ये रहा, आई लिखा था ना, आई जे के लिखा था पुराने नोटेशन में। तो 1 को हम क्या लिखेंगे? आई। तो मतलब हुआ आई डॉट आई। ये क्या हो गया एक्चुअली? आई डॉट आई। कोई मुझे बताएगा आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है, राइट। अच्छा, डेल्टा 1 2 क्या होगा? ये होगा E1 डॉट E2 मतलब आई डॉट, हाँ पंकज देखिए में, तो आई डॉट जे है। ओ वेरी गुड। और डेल्टा 2 2 कितना होगा? E2 एंड E2 मतलब जे डॉट जे, ये कितना होगा? 1 होगा। तो अब चलो इसको भरते हैं एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ऐसे मतलब चलता रहेगा। तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो डेल्टा 1 1 कितना निकला? 1 हुआ। डेल्टा 1 2 कितना हुआ? 0 0। डेल्टा 1 3 कितना हुआ? 0 सर। 0 हुआ। डेल्टा 2 1 कितना हुआ? 0 डेल्टा 2 2 कितना हुआ? हाँ 1 और डेल्टा 2 3? 0 तो अब हम 0 0 1। अरे बाप रे, ये क्या है? ये तो आप पहचानते हो, इसको क्या बोलते हैं हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे नहीं बोलते। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ विच ऑर्डर? 3x3। ठीक है, कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलोगे तो उसका आइडेंटिटी का ऑर्डर बताना पड़ेगा, किस ऑर्डर की आप बात कर रहे हो। तो आपने क्या देखा? क्रोनेकर डेल्टा एक्चुअली। तो क्रोनेकर डेल्टा क्या है हमारे पास? इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। क्लियर? हेलो।
हाँ सर, ये कैसे पता चला सर कि जो E1 E2 E3 है सर, ये सब ऑर्थोनॉर्मल सर वेक्टर्स हैं सर, ये कैसे मतलब पता चला सर? ये तो हम जानते हैं भाई, ये हम सर जानते हैं ना। हम लोग सर IJP का सर जानते हैं, लेकिन सर E1 E2 सर कोई भी हो सकता है सर, तो हाँ, वो कैसे सर? तो जो IJP का आप जानते हो वही फार्मूला यहाँ पे लागू, क्योंकि 3 डायमेंशन में वही हम ले ही चल रहे हैं, और कुछ नहीं हमने सर, लिया ही नहीं है 3 डायमेंशन। अभी सर E1 E2 सर टेंजेंशियल सर, तो सर वो कैसे सर मतलब ऑर्थोनॉर्मल सर हो रहा है मतलब? E1 को आपने I क्यों लिखा, यही पूछना चाहते हो? नहीं सर, इन जनरल सर देखें सर, E1 सर जो टेंजेंशियल वेक्टर है सर, वो टेंजेंट सर जो ड्रॉ करके सर कर्व के समूह निकालते हैं सर, जैसे E1 E2 देखो, कभी भी जो है जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आर्थोनॉर्मल, ये जो E1 और E2 है ना, ये सब आर्थोनॉर्मल बेसिस ही है। क्या है? आर्थोनॉर्मल बेसिस है, हम इसको चूज करते हैं ऐसा। तो सर ये डिफाइन है। अगर ये मान लो जो है आपका कौन सा, क्या नाम है उसको बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट ले लें, तो भी वहां पे उसको आर्थोनॉर्मल बनाएंगे, उसको आर्थोनॉर्मल बनाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। हमेशा जो है आर्थोनॉर्मल बना करके ही लिया जाता है, ये इसका रूल है। आर्थोनॉर्मल बेसिस ही लेते हैं, ठीक है। आर्थोनॉर्मल बेसिस ही लेते हैं, क्योंकि इससे जो है लाइफ सिंप्लीफाइड है। आगे जब पढ़ेंगे हम, और आगे मतलब पता नहीं भी तुम लोगों को पढ़ाने का हमारे कोर्स में है भी नहीं, रिलेटिविटी पढ़ेंगे जहाँ पे ग्रेविटी पढ़ेंगे, तो वहां पे हम आर्थोनॉर्मल बेसिस से डेविएट करते हैं, लोकल बेसिस लेते हैं, तो वहां पे दिखाएंगे कैसे जो है ये इसको आर्थोनॉर्मल बनाया जाता है। या आपको शायद क्वांटम मैकेनिक्स में बीएससी में पढ़ाया गया होगा कि नहीं पढ़ाया, मुझे याद नहीं है। एक होता है शिमिट प्रोसेस, जिसमें आर्थोनॉर्मलाइजेशन किया जाता है किसी भी जो है बेसिस वेक्टर का। तो वही प्रोसेस लगा करके यहाँ पे इसको आर्थोनॉर्मल बनाते हैं। आर्थोनॉर्मल नहीं है तो उसको बना दिया जाता है आर्थोनॉर्मल, लेकिन ये सारी जो मैथमेटिक्स आर्थोनॉर्मल के लिए है, राइट। तो हम आगे बढ़े अब। ओके, तो अब हमारे पास क्या मिला, अब आते हैं फिर 3 डायमेंशन में। हमने देखा था A डॉट B को हमने क्या लिखा, डेल्टा IJ, और क्या लिखा, हाँ सॉरी कहाँ गया, हाँ AIBJ, AI एंड BJ, यही लिखा हमने, ठीक है ना। तो क्रोनेकल डेल्टा की खासियत क्या होती है? क्रोनेकल डेल्टा क्या होता है, हमने देखा ये आइडेंटिटी है, तो ये जब I और J इक्वल होंगे तभी जो है ये एग्जिस्ट करेगा, और अगर I J अलग हुए तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको चलो हम एक्सपेंड करते हैं। तो डेल्टा 11 A1 B1, डेल्टा 12 और A2 A1 B2, फिर डेल्टा 13 A1 B3, फिर डेल्टा 21 और A2 B1, डेल्टा 22 A2 B2, डेल्टा 23 A3 A2 B3, A2 B3, और डेल्टा 31 A3 B1, डेल्टा 32 A3 B2, और डेल्टा 33 A3 B3। अब मुझे आप बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है सरवाइव करेंगे और कौन कौन से खत्म हो जाएंगे। क्या मुझे कोई बता सकता है कौन कौन सरवाइव करेगा इसमें से? डायगोनल एलिमेंट्स। अरे बोल के बताओ ना, कौन कौन करेगा। पहला क्या लिखें, 0 लिखें कि 1 लिखें, बताओ। पहला सर 1 होगा, तो A1 A1 B1 हो गया। दूसरा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 1 2 अलग अलग हैं। तीसरा क्या होगा? 0 होगा सर, डेल्टा 1 3 अलग है तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 0। डेल्टा 2 1 अलग है, ये भी 0 हो जाएगा। डेल्टा 2 2 सेम है तो ये 1 हो जाएगा, मतलब A2 B2 हो जाएगा, और ये भी 0, और ये 0 प्लस 0 प्लस A3 B3,
मतलब आंसर क्या आ गया आपका A1 B1 A2 B2 और A3 B3, मतलब क्या हुआ AX BX AY BY AZ एंड BZ। तो पुराना वाला आ गया हमारे पास फार्मूला। आपने क्या देखा कि क्रोनिकल डेटा का यूज करके हम फिर से पुराना वाला फार्मूला हासिल कर लेते हैं। तो ये क्रोनिकल डेल्टा की खूबी। आप कहेंगे कि सर इतना करने की क्या जरूरत है, क्यों क्रोनिकल डेल्टा ले रहे हैं? अच्छा भाई ठीक है, हम मान लेते हैं अभी तो ये छोटा है, 3 डायमेंशन है, और जहां पे हमको n डायमेंशन डील करना पड़ेगा तब क्या करोगे? तब वहां पे क्रोनिकल डेल्टा ही आपकी जान बचाएगा। नहीं तो इसको तो आप यहाँ पे 9 कंपोनेंट लिखे हो ना, और n डायमेंशन में क्या होगा n क्रॉस n, मतलब अगर n जो है 10 है तो कितना हो जाएगा 100 कंपोनेंट, मर जाओगे लिखते लिखते। तो आपका टाइम कौन बचाएगा? आपका सेवियर कौन होगा? आपका सेवियर होगा क्रोनिकल डेल्टा। कौन बनेगा आपका सेवियर? क्रोनिकल डेल्टा। ठीक है, ये तो हुआ 3 डायमेंशन में। लेकिन रुको, हमारी सारी जगलरी, सारी जो जादूगरी किसके लिए है? 3+1 या 1+3 डायमेंशन के लिए। नाउ फॉर 1+3 डायमेंशन के लिए क्या होगा, ये हमको देख के पता करना है। तो 3 डायमेंशन में हमने देख लिया, अब 1+3 डायमेंशन देखेंगे। तो अब हम लिखेंगे A डॉट B। यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं लगाएंगे। हमने आपको पहले भी बता रखा कि वेक्टर क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि वेक्टर सिर्फ 3 डायमेंशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, बाकी के लिए नहीं किया जाता। तो ये 4 डायमेंशन है, मतलब 1+3 डायमेंशन है, तो वी नीड नॉट टू राइट द वेक्टर ओवर वेक्टर साइन या एरो साइन ओवर द क्वांटिटी, राइट। तो A डॉट B। अब इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? हमने देखा है, पहले A को लिखते हैं। A क्या होता है? A म्यू एंड E म्यू होता है। और B को क्या लिखेंगे? अब म्यू तो एक बार इस्तेमाल हो गया, म्यू वंस हैज बीन रिपीटेड, सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर। जो चीज 2 बार हो गई उसको फिर हम आगे नहीं लेंगे। ये हमने आपको रूल पिछले स्लाइड में कहीं पर बताया था कि हाँ, नो मोर देन 2 इंडिसेज। तो 2 बार इंडेक्स ले लिया है, अब आगे नहीं लेंगे, और वो भी क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो अब हम जो है दूसरा इंडेक्स लेंगे बी के लिए। तो बी के लिए क्या लिख देते हैं? न्यू लिख देते हैं। और इसके लिए क्या लिख देंगे? ई न्यू लिख देंगे। और जैसे अभी हमने पिछले रूल में बताया था कि जो ए म्यू है और बी न्यू क्या है? नंबर्स हैं, तो इनको आप आंख मूंद करके बाहर निकाल सकते हैं। तो ये निकाल लिया हमने बाहर। और इधर क्या बचा? ई म्यू डॉट ई न्यू। क्या बचा? ई म्यू डॉट ई न्यू, राइट। हेलो, यस सर। ओके। लेकिन इसको हम क्रोनिकल डेल्टा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्रोनिकल डेल्टा वाले में सारे का डायमेंशन क्या था? सारे का नेचर एक जैसा, सब लोगों का नेचर एक जैसा, सारे डायमेंशन का नेचर एक जैसा है। यहाँ पे एक डायमेंशन ऐसा जिसका नेचर अलग है, तो उसके लिए कुछ अलग क्वांटिटी हमको डिवाइस करनी पड़ेगी, और उसका नाम क्या है? मीट्रिक टेंसर। क्या बोलते हैं उसको? मीट्रिक टेंसर। कहीं कहीं ईटा म्यू लिखा रहता है और कहीं कहीं जी म्यू। तो हम जी म्यू लेकर चलेंगे, क्योंकि जी म्यू जो है आपको ग्रेविटी, अगर आप पढ़ोगे फ्यूचर में, या रिलेटिविटी थ्योरी की कोई भी कॉस्मोलॉजी पढ़ोगे, या आप पढ़ोगे स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ोगे, क्वांटम फील्ड थ्योरी के जो है हायर एडवांस कोर्सेज पढ़ोगे, हर जगह आपको जी म्यू मिलेगा। इसलिए हम जो है अभी आपको नहीं फंस जाओगे, ईटा म्यू लेके चलते हैं, क्योंकि आपकी जो आपका कोर्स है उसमें ईटा म्यू है, आप फंस जाओगे। तो ठीक है, हम कोर्स को ही फॉलो करेंगे। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम जनरल नोटेशन नहीं लिखेंगे, जो आपके कोर्स में है वही लिखेंगे। इसका जो नाम है, इसका नाम क्रोनिकल डेल्टा नहीं बल्कि क्या है? ये देखो, ऐसे एन लिखो और पूंछ लटका दो, एन लिखकर पूंछ लटका दो, एन लिखकर पूंछ लटका दो। इसका नाम क्या है? ईटा। ईटा मत बोलना, जो ईटा पत्थर वाला नहीं है, ये ईटा नाम है। क्या है इसका? ईटा, ठीक। और इसको लिखते हैं लंगूर की पूंछ जैसा लटका दो। जैसे ये बंदर हुआ, ये लंगूर की पूंछ हो गई। अब ये लंगूर हुआ, लंगूर की पूंछ, ऐसे बना लोगे। एन लिखकर पूंछ लटका दो, एन लिख के पूंछ लटका दो,
तो इसका नाम क्या है, एटा। तो अब जो है यहाँ पे क्या हुआ, ये म्यू हो गया और ये हो गया न्यू हो गया, ठीक है, ये हो गया म्यू और ये हो गया न्यू। देखो म्यू से म्यू कॉन्ट्रैक्टेड, न्यू से न्यू कॉन्ट्रैक्टेड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टेड या डमी इंडिसेज, क्योंकि म्यू एक ऊपर है एक नीचे है, न्यू भी एक ऊपर न्यू भी एक नीचे, तो डमी इंडिसेज है। तो न्यू को चाहे म्यू लिख दो, म्यू को चाहे न्यू लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ए डॉट बी है हमारे पास, क्या है, ए डॉट बी है। चलो अब हमारा काम जो है एक्सप्लोर करना है कि ईटा म्यू न्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या आप मेरे साथ ईटा म्यू न्यू खोजने को तैयार हैं? सर चलिए अब हमारी जर्नी शुरू होती है। इसको हम लिखेंगे ए बाय डिफिनीशन है, ईटा म्यू मतलब ये डिफिनीशन है, आपको जल्दी कहीं मिलेगी नहीं, हायर मैथमेटिक्स में ही मिलेगी, लेकिन मैं आपको भी बता दे रहा हूं कि ईटा म्यू इज इक्वल टू ई म्यू डॉट ई न्यू, ये क्या है, बेसिस वेक्टर्स हैं। ओके, तो अब हमको याद करो, रिकॉल ए डॉट बी, ये कितना होता है, कोई मुझे याद कराओ। A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 A0 B0 A1 B1 A2 B2 और A3 B3, यही होता है ना, राइट? क्लियर? A0 को नीचे कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ता, क्योंकि हमने आपको बताया था कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये जो A1 है आपका, ये जो B1 है, इसमें 1 नीचे है और इसमें 1 ऊपर है ए वाले में, तो बी वाले को हम ऊपर करना चाहते हैं, इसको भी ऊपर कर देते हैं, दोनों को ऊपर कर दें, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा भी आसान हो जाएगा ऐसे करके। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं A1 एंड B1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A2 एंड B2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं A3 एंड B3। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, कोई मुझे बता सकता है? सर कोवेरिएंट को कंट्रावेरिएंट में चेंज कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमने इसको पहले ही डिस्कस कर रखा है ना, कि जो नीचे वाला है, जो स्पेशल कंपोनेंट 1 2 3 होते हैं, अगर उसको ऊपर नीचे करेंगे तो निगेटिव साइन आएगा, ठीक है। चलो अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं, इसको याद रख लो ना, इसको आप याद कर लो। अब इसको देखते हैं ए डॉट बी, नाउ ए डॉट बी इक्वल टू कितना है, इसको हम पहले लिख देते हैं म्यू न्यू एंड ए म्यू एंड बी न्यू, इसको लिख देते हैं। तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ए डॉट बी को, तो यहाँ पे हमारे पास ईटा की वैल्यू क्या होगी, पहले 0 0 होगी, 0 0 होगी, और यह क्या हो गया, A0 B0, फिर ईटा 0 1 A0 और कितना B1, ईटा 0 2 A0 B2, ईटा 0 3 A0 B3। राइट, इधर कितना हो जाएगा, ईटा 1 0 A1 B0, ईटा 1 1 A1 B1, ईटा 1 2 A1 B2, ईटा 1 3 A1 B3, और डॉट डॉट डॉट, आप समझ गए होंगे कि लास्ट में क्या आएगा, ईटा 3 3 और A3 B3 आएगा। क्या इतना आप समझ पाए हैं कि क्यों आएगा? यस सर। क्या मुझे लिखने की जरूरत पड़ेगी? आप समझ रहे हैं मैंने क्यों लिखा है बीच के स्टेप गायब करके, क्योंकि हमको पैटर्न पता हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ए डॉट बी इक्वल टू A0 B0 माइनस A1
B1 and A2, B2 and A3, B3, इनसे कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो इसकी जगह ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैच कर रहा है, बस यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक, क्या है, 1 है। तो ईटा 0 0 कितना हो गया, 1 हो गया। और ये वाला टर्म कोई है यहाँ पे, इसमें कोई टर्म है ऐसा, A0 B1 नहीं है, मतलब ईटा 0 1 कितना हो गया। इसी तरह से A0 B2 का कोई टर्म है नहीं है, तो ईटा 0 2 भी 0 हो गया और ईटा 0 3 भी 0 हो गया। अब आप मुझे बताइए ईटा 1 0 कितना होगा, 0 वेरी गुड। और ईटा 1 1 कितना होगा, 1 माइनस हाँ -1 वेरी गुड। और ईटा 1 2 कितना होगा, ईटा 1 2 कितना होगा। सर 0 होगा। अब याद कर लो, देखो जब यहाँ पे सेम नहीं होगा, इंडिसेज क्रोनिकल डेल्टा जब सेम नहीं होगा तो 0 होगा, सेम होगा तो फिर वहां पे 1 -1 चेक करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 1 3 भी क्या होगा, 0 होगा। और ईटा आपका 2 0 0, ईटा 2 1 0, ईटा 2 2 इक्वल टू -1, मैं फटाफट लिख रहा हूँ, ईटा 2 3 इक्वल टू 0, ईटा 3 0 इक्वल टू 0, ईटा 3 2 इक्वल टू सॉरी 3 1 इक्वल टू 0, ईटा 3 2 इक्वल टू 0 एंड ईटा 3 3 इक्वल टू -1। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम ईटा को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में ले जा करके ईटा 0 0 ईटा 1 सॉरी 0 1 ईटा 0 2 ईटा 0 3 डॉट 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 और ईटा 3 3। तो आंसर आएगा इसका 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 एंड 0 -1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दिख रही है, सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या ये। नो सर हाँ, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, मतलब ये डेल्टा म्यू न्यू नहीं है, ये डेल्टा म्यू न्यू नहीं, क्योंकि डेल्टा म्यू न्यू में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे स्पेस का सिग्नेचर अलग और टाइम का सिग्नेचर अलग, टाइम कंपोनेंट का। तो अब हम यहाँ से डिफिनेशन लिख सकते हैं, डेल्टा आई जे इक्वल टू 0 इफ आई एंड जे आर नॉट इक्वल और इक्वल टू 1 इफ आई एंड जे आर इक्वल। ये हो गया डेल्टा की डिफिनेशन। और ईटा के लिए क्या कर देंगे, ईटा म्यू न्यू होगा, यहाँ पे म्यू न्यू। तो ये क्या होगा, 0 इफ म्यू एंड न्यू इक्वल टू नहीं है। और क्या होगा, प्लस या -1 चेक करना पड़ेगा इफ म्यू और न्यू क्या है, इक्वल है। ये हो गई डेफिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, मीट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, मीट्रिक। याद कर लो, मैट्रिक्स अलग चीज है और मीट्रिक अलग चीज है। मीट्रिक जो मीट्रिक टन में आता है ना, वो वाला मीट्रिक है, मतलब मीटर से कनेक्टेड। ये डिस्टेंस मेजर करता है या 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को जो है कवर करता है, इसलिए इसका नाम मीट्रिक है। जब आपको ग्रेविटी कभी पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा इसको। तो इसको जो है आप क्या लिखेंगे, मीट्रिक। अब हम इसी के साथ थोड़ा सा कुछ सर्कस करेंगे। तो ईटा म्यू न्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया, ईटा म्यू न्यू को कैलकुलेट कर लिया हमने। इसका कोई इनवर्स निकाल के बता सकता है मुझे कितना होगा, कोई इसका इनवर्स निकाल सकता है।
हेलो, -1 हो जाएगा और -1 की जगह +1। देखो यही तुमको एक रहेगा। बिल्कुल तुमको एक तरीका बताते हैं। कोई भी जो मैट्रिक्स होती है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे अभी हमने लिखा ईटा म्यू न्यू इक्वल टू कितना हो गया, इसको हमने लिखा, इसका एक आपको शॉर्ट हैंड तरीका बताते हैं। 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1। तो यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे नॉन डायगोनल क्या है, ऑफ डायगोनल 0 है। ये आपको क्लियर हो गया। तो इसको लिखने का एक तरीका ऐसे ही इसको लिख देंगे डाई एग। डाई एग मतलब होता है डायगोनल। और इसको क्या लिख देंगे 1 -1 -1 -1। ये भी एक तरीका है लिखने का किसी मैट्रिक्स को, डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। हेलो हेलो, हाँ। समझ में आया। तो ईटा म्यू न्यू का जो इस इनवर्स होगा वो क्या होता है, वो जो हमेशा डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनके कंपोनेंट्स का इनवर्स होगा। अब मुझे बताइए इसको आप कैसे लिखेंगे, 1/1, 1/-1, 1/-1, 1/-1। तो जरा मुझे आगे बताइए 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है। 1/-1 कितना होगा, 1/-1 कितना होगा, सर -1। वेरी गुड, -1 हो गया। तो ये भी -1 और ये भी -1। अरे ये तो ठीक वही चीज है जो हमने ईटा म्यू न्यू के लिए लिखा था। तो ये क्या है, खुद का ही इनवर्स है। ईटा म्यू न्यू क्या है, खुद का इनवर्स है। लेकिन रुको, यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि कभी भी इंडिसेज को हम ऐसे नहीं लिखते जैसे लिखा है हमने। इंडिसेज को लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो हम क्या कहेंगे, चलो हम मान कर चलते हैं कि ईटा म्यू न्यू, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ईटा म्यू न्यू, और ये न्यू लेमडा कर दें। तो यहाँ पे कौन सी चीज 2 बार आई है मुझे बताइए, म्यू। न्यू। तो न्यू को क्या बोलेंगे, डमी इंडिसेज या कॉन्ट्रैक्टेड इंडिसेज बोलेंगे। मतलब न्यू के बिना काम चल जाएगा। और जो अकेले आता है उसको बोलते हैं फ्री इंडेक्स। अकेले वाले को बोलेंगे फ्री इंडेक्स। फ्री इंडेक्स को आप गायब नहीं कर सकते हो, फ्री इंडेक्स को रखना पड़ेगा। और डमी इंडेक्स को आप कुछ भी लिख सकते हो, वहां पे अल्फा लिख दो, बीटा लिख दो, लेकिन एक जगह लिखो दूसरी जगह भी लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे न्यू को गायब कर देंगे। और ये जो है क्या होता है, ये इसका इनवर्स है। तो ये आप लिख सकते हैं लेमडा, क्योंकि लेमडा फ्री इंडेक्स है। और ये न्यू आपका चला गया, यहाँ पे म्यू बचा। तो ये आ गया आपका क्रोनेकल डेल्टा। ये कनेक्शन आप इसको याद कर डालिए हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, आगे ये आपके काम आएगा। तो ईटा म्यू न्यू कॉन्ट्रैक्टेड विद ईटा न्यू लेमडा इक्वल टू डेल्टा लेमडा म्यू। ओके, इज इट क्लियर सर? ठीक है। ईटा म्यू न्यू का नाम क्या है, मीट्रिक टेंसर। ईटा म्यू न्यू इज मीट्रिक टेंसर। मीट्रिक टेंसर क्यों बोले, कि 2 इंडेक्स है। कितने इंडेक्स हैं, 2 इंडेक्स हैं। और ये भी क्या है, 2 इंडेक्स है, लेकिन ये मिक्स्ड टेंसर है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होना है हमको, हम ये सब कर क्यों रहे हैं, सवाल उठता है, सब क्यों क्यों कर रहे हैं, क्या कहीं इस्तेमाल होना है। हाँ, आगे इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। इसके बिना अगर हम एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो बिना इसको समझे आप क्वांटम फील्ड थ्योरी या रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैं आपको ये चीज बता दूं, इसलिए ये बहुत जरूरी है जानना कि ईटा म्यू न्यू का बिहेवियर क्या होता है। ओके, ठीक है ना। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, जरा फिर से आते हैं रिकॉल में। तो रिकॉल, अब देखिए कैसे जो है ईटा म्यू न्यू का काम आएगा। इसको गियर टेंसर भी बोलते हैं। गियर जानते हो ना, एक होता है बैक गियर, एक होता है फ्रंट गियर। फ्रंट गियर में आगे बढ़ाते चले जाओ और बैक गियर में पीछे ले जाते हो। गाड़ी चलाया कभी, 4 व्हीलर, या बैठे तो हो गए, इसमें एक बैक गियर होता है कि नहीं होता है। यस सर।
होता है ना, एक बैक गियर होता है और एक होता है, और 2-3 जो है फ्रंट गियर होते हैं, 4 ऐसे कुछ करके होते हैं। किसी में जो है 4 स्ट्रोक वाला होता है तो 4 गियर होते हैं, किसी में जो है 3 गियर होते हैं फ्रंट वाले। तो वैसे यहाँ पे गियर की तरह काम करता है। यहाँ पे 4 जो है इसमें पॉसिबिलिटीज है, ऊपर नीचे ऐसे करके देखते हैं कैसे होता है। तो रिकॉल करिए किसी वेक्टर के लिए आप, हम फिर से आते हैं एक्स म्यू के लिए। तो एक्स म्यू को हमने क्या लिखा था x0 और क्या लिखा था x1 और x2 एंड x3, यही लिखा था हमने। ठीक है ना? सर इसको लिखा था ct, इसको लिखा था x, इसको लिखा था y, इसको लिखा था z। याद है आपको? सर वेरी गुड। तो अब हम जो है अगर इसको याद करें तो ये, इसको कैसे लिखा था हमने? ऐसे लिखा था। सर और ओल्ड नोटेशन में इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं ct और -x -y एंड -z, ऐसा लिख सकते हैं। ओके। सर तो अब हम इसलिए हम यहां से क्या देखते हैं, x1 जो है आपका, अभी हम इसकी बात किए थे, x1 क्या है? x1 जो अपस्टेयर्स है या सुपरस्क्रिप्ट है वो सबस्क्रिप्ट के बराबर है। इसी तरह x2 क्या है आपका? -x2 के बराबर है। और x3 क्या है आपका? -x3 के बराबर है। और x0 क्या है? वो x0 के ही बराबर है। राइट? ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है। यही कंक्लूजन निकल के आ रहा है ना? यस सर सर। ओके। तो अब हम जो है थोड़ा सा यहाँ पे दिखाएंगे कैसे ईटा इसमें पूरा एंटर करता है, ईटा का रोल यहाँ पर क्या है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले, दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी री रिटन एज। तो हम क्या लिखेंगे? x0 के साथ स्टार्ट करते हैं। किसके साथ? x0 या x0 के साथ। और ये किसके इक्वल आता है? x0 के सबस्क्रिप्ट के साथ बराबर हो जाता है। ओके। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं x0, सॉरी, इसको यहाँ पे क्या लिखते हैं? 1 इंटू x0, ऐसा लिख सकते हैं। हेलो, यस सर। गो टू बैक। और x0 मतलब कितना है? ईटा 0 कितना होता है? 1 होता है। एक ही वैल्यू है ईटा 0, वो क्या होती है? 1 होती है। तो इसको 1 को हम क्या लिख सकते हैं? ईटा 0 लिख सकते हैं, और इसको लिख देते हैं x0। ओके। ठीक है। सर तो x0 कितना हो गया? अब देखो दोनों कनेक्टेड हो गए। अब इसी तरह से x1 को क्या लिखेंगे? ये कितना है? -x1 है। और इसको लिख सकते हैं -1 इंटू x1। और -1 को क्या लिखेंगे हम? ईटा 1 एंड x1, क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखो 1 कितना है? -1 है। 1 कितना है? ईटा 1 कितना है? -1 है ना? तो हमने क्या लिख दिया? ईटा 1 x1 लिख दिया। सिमिलरली x2 कितना हो जाएगा? ईटा 2 एंड x2 हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा? ईटा 3 एंड x3 हो जाएगा। रुको, इतना ही नहीं बल्कि आगे भी है। तो x 1 2 3 हो गया। तो आप देख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x म्यू लिख सकते हैं इन जनरल, या इन जनरल लिख देते हैं तब, इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं? x म्यू लिख सकते हैं।
तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, तो इसका ईटा का एक इंडेक्स क्या हो गया, वही हो गया। और ये जो है इसको हमने कहा था कि एक बार या एक अकेले भी अकेले होगा, दो होगा, लेकिन यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स न्यू लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं एक्स म्यू इक्वल टू ईटा म्यू न्यू एंड एक्स न्यू। न्यू क्या है यहाँ पे, देखो दो बार आया है ना, न्यू न्यू, ये न्यू दो बार आया है, तो डमी इंडेक्स है, और डमी इंडेक्स का कोई रोल नहीं होता है। फ्री इंडेक्स कौन है, जो अकेला आता है, फ्री इंडेक्स सिंगल होता है, वो फ्री इंडेक्स। सिंगल वाले को आप गायब नहीं कर सकते हो, और जो कॉन्ट्रैक्टेड है डमी इंडेक्स उसको आप हटा सकते हो, गायब कर सकते हो, उसको लिखो चाहे मत लिखो, वो आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास ये फायदा है कि हम डमी इंडिसेज को चाहे जैसे डील कर सकते हैं, राइट। डमी इंडिसेज को आप जिस तरह से चाहे वैसे डील कर सकते हैं। तो हमको क्या मिल गया, एक्स म्यू इक्वल टू ईटा म्यू न्यू इंटू एक्स न्यू। सिमिलरली एक्स म्यू को अगर नीचे लिखा है तो क्या लिखेंगे, ईटा म्यू न्यू एंड एक्स न्यू लिखेंगे। ओके, तो इन जनरल हम लिखते क्या है, किसी भी वेक्टर के लिए, मान लो कोई बी म्यू वेक्टर है तो इसको लिखेंगे म्यू न्यू एंड बी न्यू, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसी तरह से बी म्यू को क्या लिखेंगे, ईटा म्यू न्यू एंड बी न्यू लिख देंगे। ठीक है, तो ये होता है तरीका इसको लिखने का। अब ये क्यों आएगा, इस्तेमाल होगा, अभी आगे जो है जब हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो ये बार बार आएगा, तो हम इसको दिखाएंगे इसका मतलब क्या होता है। तो अब हमारे पास किसी डॉट प्रोडक्ट लिखने के कितने तरीके हैं, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सो 4 डॉट प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज 4 डॉट प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज। अब चलो देखो कितना सारा लिखने का तरीका है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A0 B0 और A डॉट B, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया ईटा म्यू न्यू एंड A म्यू एंड B न्यू। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A म्यू B म्यू, और क्या लिख सकते हैं, A म्यू B म्यू लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, A म्यू ईटा म्यू न्यू एंड B न्यू भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं A न्यू ईटा म्यू न्यू B न्यू लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं B म्यू, या आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे ईटा म्यू न्यू एंड A म्यू B न्यू, और भी तरीके हैं। देखो कितने सारे तरीके हुए लिखने के हमारे पास, एक ही चीज को लिखने के हमारे पास वी हैव न्यूमरस वेज टू राइट द सेम थिंग इन डिफरेंट वेज, राइट। ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मुझे पता है आज लेक्चर कुछ हैवी हो गया है, तो थोड़ा सा हाजमोला खा लेना तुम लोग, क्योंकि इसको पढ़ोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा क्योंकि आगे चीजें इसके कारण जो है ओवर सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, और अगर नहीं पढ़े रहोगे तो मैं बता दे रहा हूं कि आपके लिए क्वांटम फील्ड थ्योरी या रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स बहुत कठिन हो जाएगी। इसलिए मेरा आप सबसे जो है बार बार एक ही सजेशन है, रिक्वेस्ट कह लो या फिर कमांड कर लो, ऑर्डर कर लो, जो भी मानो, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको एक बार आप खुद से वर्कआउट करके देखिए, और जहां पे कोई दिक्कत होती है हमको आप अगली क्लास में 5 मिनट का जो समय आपको देते हैं उसमें आप हमें बताइए। तो आज के लिए कोई क्वेश्चन किसी का, आज के लिए किसी के कोई क्वेश्चन, कोई आर्गुमेंट, कुछ भी डाउट? सर ये किसी बुक पे दिया होगा? बहुत सी बुक्स में दिया हुआ है। सर कुछ बुक रेफर कर देते सही रहता।
ठीक है, मैं आपको जो है मैसेज में बुक का नाम लिख के दे दूंगा, आप लोग जो है bookfi.org से निकाल लीजिएगा, या नहीं होगा तो लिबजेन से निकाल लीजिएगा। लिबजेन में लाइब्रेरी जेनेसिस का शॉर्ट फॉर्म है, उसमें आपको जो है बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, स्टैंडर्ड बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे जाइएगा, लिबजेन उसमें दिखाएगा, क्योंकि वो लोग अपनी साइट बदलते रहते हैं। लिबजेन बस लिखा रहे, कभी वो किसी देश से ऑपरेट होता है, कभी किसी देश से ऑपरेट होता है, अलग अलग देशों से ऑपरेट होता है, इसलिए उसका जो लास्ट वाला है .nic लिखा जाता है, या फिर इन लिखा जाता है, इन माने इंडिया, कभी पोलैंड का PO लिखा रहेगा, कभी CU लिखा रहेगा, ऐसे करके अलग अलग देशों का नाम लिखा रहता है। तो कभी इस देश में बैन हुआ तो उस देश में चला जाएगा, उस देश में बैन होगा तीसरे देश में चला जाएगा, ऐसे वो लोग ट्रांसफर करते हैं। सो दे आर सर्विंग द रियल साइंस कम्युनिटी। ठीक है, हम जैसे गरीबों के लिए वो लोग बहुत फायदेमंद है। कौन किताब खरीदेगा 6,000 की? नहीं खरीद पाएंगे हम लोग। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, राइट? सर दूसरा लेक्चर जो सर आपने बताया था सर, मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था सर, उसको अगर एक बार समरी कर देते क्योंकि सर क्लास नहीं हो पाया है, उसको जो है हम हमारा पेन असल में खो गया है जिससे लिखने का, इसलिए हमको बहुत दिक्कत हो रही है। हमारा पेन अभी आ जाएगा तो हम दूसरा लेक्चर करेंगे किसी दिन, क्योंकि उसके बिना हम ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, हम कर देंगे, इसके लिए डोंट वरी, इसी वीक में हो जाएगा आपको। हमारा पेन आया कि हमारा काम शुरू हो जाएगा लिखना। ठीक है, ओके, हैव अ गुड टाइम। पहले हम इसको देखते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग।